Hello everybody, this is Tarun Kapoor. Welcome back to Agile Imprints. So today we will start with the new series of legal current affairs and GK mock test 1 we will start today, and this will include all the questions of legal current affairs and the current polity situations जो especially news में है और that is very relevant for your low entrance. Each and every question I have framed myself, so do focus on each and every question and the explanation of each and every question. So let's begin. The first question is, who is the present chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament? A. Narendra Batra, B. Adhir Ranjan Chaudhary, C. Dipendra Hooda, D. Dhambi Dorai. The correct answer is अधीर रंजन चौधरी. देखिए हमने ये जो क्वेश्चन है इसलिए इंक्लूड करा है बिकॉज रिसेंटली जो पीएम केयर्स फंड है उसको जो एग्जामिन करने के लिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में बीजेपी के मेंबर्स ने मतलब कि अपोज करा कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो पीएम केयर फंड को चेक नहीं कर सकती है. ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई है, न्यूज़ में था, और जो इनके चेयरपर्सन है अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करा था इन्हें. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड द अदर द थिंग विच आर रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं. 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के. ओके और इसमें कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. और पहले क्या कन्वेंशन था कि इसमें रूलिंग पार्टी से होता था, मगर 1962 अराउंड से हमारे जो चेयरमैन हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होते हैं. अधीर रंजन चौधरी जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, चेयरमैन हैं. और साथ साथ में इस कमेटी का काम क्या होता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट जो कैग जो होता है वो 3 रिपोर्ट सबमिट करता है. ठीक है, उस कैग जो कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल है उसमें से एक रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसको एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है. और साथ साथ में इस कमेटी को फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द कैग भी कहा जाता है. सो these are the important things which you need to remember for your exam. And the next question is, which Indian senior advocate has been recently appointed as a Queen's Counsel for the Courts of England and Wales? A. Kapil Sibal, B. Sanjay Parikh, C. Deepen Sabharwal, D. Harish Salve. द करेक्ट आंसर इज हरीश साल्वे है जो रिसेंटली चुने गए हैं. और इससे पहले 2019 में दीपेन साब्रवाल को चुना गया था. अब क्विंस काउंसिल होता क्या है? जो हमारे जो बेसिकली एक ये ग्रुप ऑफ सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो जो हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से चुने जाते हैं फॉर द क्विन का मतलब जहाँ पर एक रानी राज कर रही है और जहाँ पर एक राजा राज करता है तो वो उसे किंग्स काउंसिल कहते हैं. जैसे तो कॉमनवेल्थ कंट्री से चुने जाते हैं. और हरीश साल्वे हैं जो हमारे एडवोकेट थे, जो हमारा कुलभूषण यादव का जो जो हमारा केस था उसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हरीश साल्वे ने सिर्फ ₹1 चार्ज करा था. ठीक है. एंड उसके बाद आपने यही याद रखना है कि दीपेन साब्रवाल 2019 में अपॉइंट हुई थी. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 included 3 tribes in the list of scheduled tribes in Karnataka. A. Parivara, B. Talwara, C. Siddhi and D. all of these. तो सभी हैं ये. सो डू रिमेंबर दिस. ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और आ सकता है. नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल? ए. जस्टिस वेणुगोपाल, बी. जस्टिस बंसी लाल भट्ट, सी. जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, डी. जस्टिस अशोक इकबाल सिंह चीमा. द करेक्ट आंसर इज बी. बंसी लाल भट्ट. अब इनको मार्च में चुना गया था ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन, और अब 6 जुलाई अराउंड को इनको अब इनका 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन कर दिया गया है. सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट. और इनसे पहले जो रिटायर हुए हैं वो सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय हैं जो मार्च में रिटायर हुए थे. नेक्स्ट है, the Union Cabinet recently have given approval to formation of which law commission? A. 24th, B. 25th law commission, C. 22nd law commission, D. 25th law commission. तो हमारा जो रिसेंटली है वो हमारा 22nd को अप्रूवल मिला है, और जो हमारा 21st लॉ कमीशन है वो अगस्त 2019 में एक्सपायर हो गया है. और जो लॉ कमीशन होता है बेसिकली एक ये बेसिकली हम कह सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट होती है ऐधोहिक पर्पज़ के लिए, परमानेंट नहीं है. परमानेंट ऑफिस परमानेंट ये नहीं है. ऐधोहिक पर्पज़ का मतलब एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए क्रिएट होती है लॉ कमीशन. 3 इयर्स का टर्म होता है.
ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। और उसका जो चेयरपर्सन हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ही हो सकते हैं। नेक्स्ट इज what are the three grounds for disqualifications of MLAs? Giving up party membership, 1. B. Going against party whip. C. Abstaining from voting. D. All of these. तो ये तीनों हैं। अभी ये जो तीनों हैं ये हमारी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो हमारे 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, और उसके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन, जो बेसिकली ये जो 3 ग्राउंड्स हैं, कोई भी पर्सन इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है, एमएलए करता है, तो उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो जो असेंबली होगी उसका स्पीकर के हाथ में है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है उसका स्पीकर का डिसीजन। ठीक है, और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे कर्नाटका के पहले जब सरकार गिराई गई थी, अब जो राजस्थान में इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, या मध्य प्रदेश में, तो डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डू रिमेंबर दीज। उसके बाद आ जाता है Union Minister of Ministry of Home Affairs has inaugurated the Indian Cyber Crime Coordination Center at A. Allahabad, B. Bhopal, C. New Delhi, D. Mumbai। जो हमारा करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली है। अब इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसके अंदर जो जिसके साथ भी किसी तरह का साइबर क्राइम किया जाता है तो वहाँ पर वो ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है उस कंप्लेंट का। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट हैज़ मूव द एपेक्स कोर्ट अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कौन से सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली गया है? आर्टिकल 13, 139, आर्टिकल 143, 131, आर्टिकल 134। जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ 131। देखिए, जब केरला गवर्नमेंट हमारी सबसे पहली गवर्नमेंट थी जो सीए के खिलाफ जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, और इन्होंने बड़े ही अलग तरीके से जो 60 पेंडेंसी केसेस पहले भी थे, और उसके बाद केरला गवर्नमेंट ने आर्टिकल 131 के अंदर एपेक्स कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई, और उन्होंने कहा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस इज़ अ मैटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट is what is the present number of union territories in India? A8, B9, C7, D6। तो दिस कैन बी कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है 8। देखिए, पहले हमारी जितनी भी थी और उसके बाद हमारी जम्मू एंड कश्मीर और जब लद्दाख हुई तो हमारा नंबर 9 हो गया। जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एक्ट आया उसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी वो दो यूनियन टेरिटरीज़ में बट गई, जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। तो हमारा जो नंबर था यूनियन टेरिटरी का कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, मगर उसके बाद फरवरी 2020 के अंदर दमन एंड दीव और जो दादर एंड नगर हवेली 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको मर्ज कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। कि उनको कहा गया है कि एक बहुत ही डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंड्स खराब होते हैं, और एक ही चीज़ हम दोनों के लिए अलग अलग करते हैं, तो फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। और डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो इनका मेन हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर्स है दोनों यूनियन टेरिटरीज़ का वो दमन एंड दीव के अंदर है। ठीक है, सो अब जो हमारा नंबर है वो 8 है। द 8 इज़ द प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बिल 2019 passed by parliament prohibits e-cigarettes: A. Production, storage, trade; B. Advertisement; C. Both A and B; D. Neither A nor B। So ये दोनों प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रेड के साथ साथ एडवर्टीजमेंट को भी प्रोहिबिट करता है। बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। साथ साथ में हमने इसके अंदर मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी बड़ी रोक लगाई है। सो this is the 10 questions of mock test 1. So if you like my videos, please do like, comment and share my videos to your friends, and please do not forget to click on the subscribe button. I really need your support, and hit the bell icon so that you can get the notifications automatically. Thank you so much. Hope to see you in the next session.